फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी सारे के सारे प्रीवियस ईयर को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से क्वेश्चंस लेते हैं, और इसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या फिर ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और कैसे, इसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस आपको दी गई है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। अगर वो खुद ही धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है उन्हें, इसलिए उन्हें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में से कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदले, या फिर बी ऑप्शन है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी जो है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ऑप्शन बी है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशंस भी आप देख सकते हैं कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं और कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता, तो वो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या है वो? तो फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तथा ऑप्शन डी संवेदी प्रेषक अवस्था है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही घटनाओं या वस्तुओं के विषय में चिंतन बच्चा प्रारंभ कर देता है। इसका एक्सप्लेनेशंस भी हम देख सकते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था में का प्रसार जो है 7 से 11 वर्ष होता है, और इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में 5 योग्यताओं का विकास होता है। सबसे पहला है संरक्षण, दूसरा है संख्याबोध, तीसरा है क्रमानुसार, चौथा है वर्गीकरण तथा पांचवा है पारस्परिक संबंध की क्षमता। ठीक है, और आप लोगों के लिए पियाजेट का ऑलरेडी वीडियो डाला गया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उसे भी जाके सुन सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है
ऑप्शन ए है साहसिक कार्यों की योजना से, बी है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी है मन की कार्यशीलता पर अनुबंधन से, ऑप्शन डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मन का चित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कैसे ऑप्शन डी सही है तो इसे भी देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन सी है कि परीक्षा में अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग, विद्यार्थियों को यहाँ होगा विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी जो है कि अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं ऊपर की होती है, ऑप्शन बी है संवेदी पेशक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और फ्रेंड्स, पियाजे की बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की होती है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे आपको आई बटन में इसकी पूरी वीडियो कॉन्सेप्ट की मिल जाएगी, पियाजेट का सिद्धांत, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों के अनुपस्थिति में भी उनके विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी जो है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ऑप्शन सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें कि विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है।
सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा तो और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन डी है बिल्कुल गलत जवाब है कि शैक्षणिक संस्थान से ही हम अधिगम को प्राप्त करते हैं। हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। और चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि शैक्षिक संस्थान ही एक मात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो वो शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि वह ज्ञान को कहीं भी कभी भी किसी भी अध्यापक से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए है कि माता पिता और मित्रों के द्वारा उसके दैनिक कार्यों को कराने की में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव डीसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। ऑप्शन सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है को निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी है सानिध्य यानी कि संगीत की आवश्यकता, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी है सभागार, ऑप्शन सी है घर तथा ऑप्शन डी है खेल का मैदान। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, और क्यों है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अथवा ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक के द्वारा दिया गए उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर ऑप्शन डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधित लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे लक्षण नहीं पूछा है। और क्यों? क्योंकि वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं, रटने से छात्र उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसे जाता है? मतलब कि यह जो कोटेशन है वह किसने दिया था? पहला है पावलोव ने, दूसरा है कोहलबर्ग ने, तीसरा है स्किनर ने, चौथा है पियाजे ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका अपने घर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, या फिर उसके विचारों में विद्यालय में मान्यता मिलती है। और ऑप्शन डी है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसके विचारों में विद्यालय में मान्यता मिलती है। और कैसे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कृतिका अक्सर घर में कम बात करती है तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसके बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय में, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा मनोविज्ञान। और क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। और इसमें शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसे सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रतिक्रियाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए अभिप्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धति, ऑप्शन बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षण एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकसित एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चे में सीखने, याद करने की और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकसित एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सीखने की प्रभाव नियम, ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ऑप्शन सी है सीखने की तत्परता नियम, या फिर ऑप्शन डी है सीखने की सदस्यता नियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, सीखने की सदस्यता नियम। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि सीखने की सदस्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्याओं के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि पहले की परिस्थितियां एवं समस्या के साथ की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए है दूसरों के साथ झगड़ा करना, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति में नवीनता, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, ऑप्शन डी है सृजनात्मक विचार। तो यहाँ पे आपका है जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है अन्य समान बच्चों के साथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अन्य बच्चों के साथ, सामान्य जो हमारे जनरल बच्चे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सामान्य एवं विशेष को एक ही साथ एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपलब्धि देना, ऑप्शन बी है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गणितीय विकास, ऑप्शन बी है पठन विकार, ऑप्शन सी है व्यवहारिक संबंधी विकास, ऑप्शन डी है मानसिक विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों की पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अग्रोन्मुखी, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है तटस्थ एवं ऑप्शन डी है नकारात्मक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है अग्रोन्मुखी, क्योंकि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उसे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है जीन पियाजेट, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, या फिर ऑप्शन डी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, या फिर ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, किशोरावस्था। ठीक है, हमारा पेडागोगिकल अंतिम प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए है एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन बी है स्किनर के द्वारा, ऑप्शन सी है पियाजेट के द्वारा, ऑप्शन डी है कोहलबर्ग के द्वारा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पियाजेट के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।